प्रणाम। मैं आयुर्वेद रत्न पंडित सुरेंद्र शर्मा। पिछले अध्याय में हमने वृष लग्न की कुंडली में प्रथम भाव में 6 ग्रहों का एक साथ होने से फल वर्णित किया था। आज के पाठ में हम उन्हीं 6 ग्रहों का द्वितीय भाव में एक साथ होने पर जो फल होता है उस विषय में वर्णन करेंगे। हमने पहले से ही उन 6 ग्रहों को द्वितीय भाव में अंकित कर लिया है। उनके सम्मुख यहाँ द्वितीय भाव में राहु आ जाएगा। यहाँ राहु, क्योंकि द्वितीय भाव के सम्मुख यहाँ अष्टम भाव पड़ता है, अतः यहाँ राहु अष्टम भाव में आ जाएगा। अब इनके अनुमान से हम अंकित कर लेते हैं इनके अंश। जैसे सूर्य 0 से 20 से 30 में 28 अंश, बृहस्पति 0 से 10 में 3 अंश, केतु 16 अंश, 12 अंश, 4 अंश, 27 अंश। ये हमने अनुमान से अंकित कर लिए। और राहु इसके सम्मुख बैठा है, केतु के समान ही वो भी 16 अंशों में ही हो जाएगा। अब हम इनके नक्षत्र देखते हैं कि कौन किस नक्षत्र में होगा। सभी की कुंडलियों में सभी ग्रह समान अंशों में कभी नहीं होते। हमने यहाँ अध्ययन स्वरूप लिया है ताकि अनुमान से ले लें, क्योंकि हम 0 से 30 अंश के बीच कोई भी ग्रह अनुमान से ले सकते हैं अध्ययन स्वरूप। सभी ग्रह यदि किसी की कुंडली में देखी जाएं कभी भी एक दूसरे के समान अंशों में नहीं मिलते, क्योंकि आकाश में गति करते समय कोई भी 2 ग्रह समांतर रूप से नहीं मिलते देखे गए हैं, आगे पीछे ही प्राय देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो चक्र हैं बिल्कुल उस तरह समांतर नहीं होते। जैसे 2 गोले या 2 चक्र हम प्रकार से खींच लें वो समांतर हो सकते हैं। क्यों? ये तो प्राय एक शब्द है इलेक्ट्रिकल, अंडा। वे पथ जिन पर से ग्रह घूमते हैं अंडे की भांति होते हैं, बीच में से गोल, दोनों तरफ से गोलाई लिए हुए न हो, पूरे गोले के रूप में ना हो, लेकिन सामान ढलते हुए रूप में हो। इसी प्रकार से आकाश में उपस्थित वो चक्र होते हैं जिन पर से ग्रह गुजरते हैं। इसलिए कभी भी 2 ग्रह एक समान अंशों में नहीं हो सकते, ना होते। फिर हमने अनुमान से लिए हैं, अब इनके नक्षत्र अंकित करेंगे। यहाँ वृष राशि, मिथुन राशि। मिथुन राशि में सूर्य 28 अंशों में देखते हैं। सूर्य 28 अंशों में पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र है, तदुपरांत 30 अंश तक पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु बृहस्पति 3 अंशों में मिथुन राशि में, 3 अंशों में मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6 अंश 40 कला तक यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र। केतु यहाँ 16 अंशों में वृष राशि में, देखिए ये आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा तदुपरांत चंद्रमा 12 अंशों में देखते हैं, ये भी आर्द्रा नक्षत्र में पड़ेगा। शनि 4 अंशों में मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 6 अंश 40 कला तक यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र है। और बुध 27 अंशों में, यहाँ देखिए 27 अंशों में बुध मिथुन राशि में, ये भी पुनर्वसु नक्षत्र में पड़ेगा।
सम्मुख बैठा राहु वहाँ धनु राशि में है और वो 16 अंशों में, धनु राशि में 16 अंशों में ये पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में पड़ेगा, क्योंकि 13 अंश 20 कला से लेकर 26 अंश 40 कला तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। कौन किसका स्वामी है देखते हैं। सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है, जो कि सूर्य का मित्र है। अतः यहाँ सूर्य बहुत उत्तम फलकारी है। इसका कारण भी है, सुख का स्वामी होकर के, चतुर्थ का स्वामी होकर के धन भाव में बैठा है। धन का सुख देगा, वाहन का सुख भी देगा, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में अपने मित्र बुध की मिथुन राशि में है। मित्र के नक्षत्र में मित्र की राशि में है। सुख भाव का स्वामी है, धन भाव में बैठा है, बहुत लाभकारी है, बहुत धन देगा। बस सूर्य से संबंधित कर्म और व्यापार करने हैं। ऐसा व्यक्ति सोने चांदी का व्यापार कर सकता है, तांबे का व्यापार भी कर सकता है। पहले हम इनके वर्ण और इनके नक्षत्र अंकित कर लें, अनुमान में ले लें, तदुपरांत यहाँ लाभ और हानि का जिक्र करेंगे। बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है, जो बृहस्पति और सूर्य दोनों का ही मित्र है। मृगशिरा नक्षत्र बृहस्पति और सूर्य दोनों के लिए उत्तम फलकारी है। वह बात अलग है, थोड़ा गर्म है, मंगल का नक्षत्र है, परंतु चूंकि इन दोनों का ही मित्र है, ये पुनर्वसु नक्षत्र ये भी बृहस्पति का मित्र है। इसका मतलब ये जो स्थिति है यहाँ तक बहुत ही मित्रकारी बन गई है। मित्रकारी केतु बृहस्पति के साथ मिलकर के राजयोग बनाता है बृहस्पति सूर्य के, परंतु केतु आर्द्रा नक्षत्र में है और आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी राहु होता है। आर्द्रा नक्षत्र कभी भी उत्तम फलकारी नहीं होता। आर्द्रा नक्षत्र में जो भी बैठता है उसका सत्यानाश कर देता है। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है। राहु के 3 नक्षत्रों में ये सबसे कुटिल हानिकारक है। यदि आर्द्रा नक्षत्र लग्न में आ जाए तो ऐसा माना गया है वो व्यक्ति रोने के लिए जन्मा है। यहाँ धन भाव में आर्द्रा नक्षत्र है, इन सब प्राप्तियों को रिड्यूस करेगा, कम करेगा। फिर चंद्रमा भी आर्द्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में चंद्रमा भी राहु से पीड़ित हो गया, केतु पर भी राहु का प्रभाव हो गया। शनि मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र मंगल का है, जो शनि का शत्रु है। शनि अपने शत्रु के नक्षत्र में है, कुटिल स्वभाव होता है। वो बात अलग है कि शनि है कर्म भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी होकर के धन भाव में है। कर्म से और भाग से बहुत धन देगा, परंतु राहु की दृष्टि से पीड़ित है और राहु के नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है अपने शत्रु के, और सामने राहु की दृष्टि से पीड़ित है। आसानी से प्राप्तियां नहीं होंगी, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। भाग्य में भी वृद्धि बहुत देर में होगी। भाग्य से जो प्राप्त होगा वो ऐसी स्थिति में, अर्थात मध्यम आयु के बाद जाकर के भाग्य से प्राप्तियां होंगी, बहुत होंगी। कर्म भी बहुत फलेगा, परंतु मध्यम आयु के बाद जाकर फलेगा। मध्यम आयु का अभिप्राय है जितनी जिसकी आयु, सबकी आयु 100 वर्ष नहीं होती, ना सबकी आयु 60 वर्ष होती। अनुमान से जितनी भी आयु बनती है उसका आधा अनुमान से लगा लीजिए। यदि प्रभु ने किसी की 70 वर्ष आयु दी है तो उसे 30-35 वर्ष के बाद जाकर के ये सब प्राप्तियां होंगी। फिर बुध पुनर्वसु नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति बुध के लिए बुरा नहीं है, सामान्य मित्र है। और यहाँ बुध स्वयं राशि में है। स्वयं राशि में होने के कारण बुध यहाँ उत्तम फलकारी है। वह बात अलग है कि ये पंचमेश भी है। 2 बातें होगी बुध के लिए। पंचम भाव का, बहुत उत्तम भाव का, त्रिकोण भाव का स्वामी होकर के स्वयं राशि में बैठा हुआ है। बुध यहाँ जितना उत्तम फलकारी है उतना ही, कम से कम कहें जितना उत्तमकारी समझें उतना ही होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, अपनी बुद्धि से लाखों रुपए अर्जित करने वाला, उत्तम व्यापारी, परिवार के लिए बहुत लाभदायक, परिवार का मददगार,
वाणी बल का सुखी। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी से लाखों रुपए कमाया करता है। प्रोफेसर हो सकता है, डायरेक्टर हो सकता है, कहीं भी धर्म गुरु भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शनि धर्म भाव का स्वामी होकर के यह दूसरे भाव में बैठा है, वो बात अलग है, पीड़ित है। शनि धर्म विमुख भी होता है, परंतु धर्म भाव का स्वामी होकर के बैठा हुआ है वाणी भाव पर। लेक्चर दिलवाएगा, लेकिन लेक्चर में व्यक्ति बीच बीच में गाली भी दे देगा किसी को। इस प्रकार के लेक्चर होंगे। कहीं कहीं विरोधियों से कटुता उत्पन्न करके गुस्से में बीच में अशुद्ध शब्द भी निकाल देगा, लेकिन वाणी बली होगा। ये सुख का स्वामी यहाँ है, कर्म का स्वामी यहाँ है, भाग्य का स्वामी यहाँ है, पंचम भाव का स्वामी यहाँ है। ऐसा व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यापारी सोने चांदी का काम करे, खूब पले, तांबे का काम करे, खूब फले, टेक्सटाइल का काम करे, खूब फले, बर्तनों का काम करे, खूब फले, परंतु जूते आदि के काम करने से बचे। क्यों? क्योंकि सामने बैठा राहु जूते का काम करने के लिए प्रेरित तो करेगा, परंतु धन प्राप्ति नहीं हो पाएगी। वह चंद्रमा, बृहस्पति, केतु, सूर्य, बुध 4 उत्तम ग्रह हैं जो राहु के विरोधी हैं, इसलिए जूते के व्यापार से हानि कराएंगे। चमड़े का व्यापार ना करे, प्रयास करेगा ये व्यक्ति। क्यों? क्योंकि विरोधी यदि ये व्यक्ति है तो इसकी पत्नी, उसके मुंह पर राहु बैठा हुआ है, अभद्र वाणी होगी और ससुराल से उसको विरोध मिलेगा। क्योंकि ये जीवन साथी के ससुराल का भाव है, ये जीवन साथी की वाणी का भाव है, वो उसके कर्म को आसानी से चलने नहीं देगा। और ये यहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव से यहाँ आय के भाव को, परिवार के भाव को देखता है। ये प्रयास करेगा कि परिवार में झगड़े हों। फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव चंद्रमा पर भी है जो सुख देना चाहता है। आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव केतु पर भी है जो कि राहु का नक्षत्र है। जो केतु यहाँ बृहस्पति के साथ मिल करके उत्तम फल देना चाहता है, उसमें बाधा उत्पन्न करेगा। विरोध तो बहुत होंगे इसके, लेकिन विजय पाएगा। स्वयं राशि का बुध है वहाँ पर और पंचमेश होकर के 4 बहुत अच्छे भाव 5 एक साथ जुड़ गए। इसका जुड़ाव, इससे इसका जुड़ाव, इससे इसका जुड़ाव, 4 भाव जुड़ गए। 5वां भाव ये जुड़ गया, 6ठा भाव ये जुड़ गया। ऐसी कुंडलियाँ भाग्य से मिला करती हैं। ऐसे व्यक्तियों की कुंडलियाँ प्राय कम देखने को मिलती हैं। ये एक प्रकार से मार्वेलस कुंडली है। मार्वेलस कहने का अभिप्राय है बहुत उत्तम। किसी की कुंडली में अगर ऐसे स्थिति के ग्रह हों, पुरुष या स्त्री, उसे प्रारंभ में ही अपनी कुंडली यदि वो दिखा ले, कुछ उपाय कर ले, तो वो बहुत जल्दी करोड़पति बन जाया करता है। यदि उसके परिवार के पास उतना धन हो जो व्यापार में लग सके, भले करोड़ों रुपए ना हो, लेकिन सहारा देने के लिए हो। ऐसे मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं कि व्यक्ति लेबर कर रहा है, लेकिन वो छोटे छोटे वीडियो बना करके अपने उसमें अकाउंट खोल करके और यूट्यूब पर डालने लगा। बहुत गरीब के घर का बच्चा था और बहुत ही कम समय में उसके वीडियोज़ को इतनी मशहूरियत मिली कि करोड़ोंपति हो गया। बस कारण क्या था? ऐसे उत्तम ग्रहों की स्थिति। 6 ग्रह 6 भाव एक साथ जुड़ गए जो कि प्राय किसी के कुंडली में नहीं देखे जाते। बहुत उत्तम कुंडली है। लाभ खूब प्राप्त होंगे। जो भी कर्म करेगा उसमें लाभ प्राप्त होंगे। अब ये व्यक्ति सोचे वो क्या कर्म करे, जो उसकी सामर्थ्य कितनी है। परंतु चमड़े का व्यापार छोड़ करके, जूते का व्यापार छोड़ करके, इस प्रकार ये काली चीज़ों के व्यापार को छोड़ करके, कोयले का व्यापार, पेट्रोलियम का व्यापार छोड़ करके बाकी सब कुछ भी चुन ले। अब आते हैं इनके रोगों पर। यहाँ बैठा हुआ राहु रोग देगा। समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। गुदा का कैंसर दे सकता है,
अनेक प्रकार के रोग देने की कुंडली है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। इतने रोग देने की स्थिति है। धन के साथ साथ उसे रोग भी बहुत सारे आएंगे। आयु को कम करेगा, क्योंकि सामने से शनि देख रहा है, इसका शत्रु सूर्य देख रहा है। आयु को कम करेगा। वह बात अलग है कि धनु राशि में बैठा हुआ राहु बहुत बुरा नहीं होता, लाभ देता है, पर लाभ के प्रकार भिन्न भिन्न होंगे, क्षति भी होगी। और राहु यहाँ पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, अपने शत्रु के नक्षत्र में है। शत्रु के नक्षत्र में राहु, इसके जो अवगुण हैं और बढ़ जाएंगे। क्यों? शत्रु के प्रति व्यक्ति के मस्तिष्क में क्रोध जन्म लेता है। जब क्रोध जन्म लेता है तो व्यक्ति क्षति करने का ही सोचता है। वह बात अलग है कि यहाँ इसका स्वामी बृहस्पति है, सामने से बैठ करके देख रहा है, आयु को खराब होने से बचाएगा। बृहस्पति यहाँ आयु की रक्षा करेगा और राहु यहाँ आयु को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। आयु कम तो नहीं होगी, फिर रोग जन्म ले लेंगे। किसी भी प्रकार के, अनेक प्रकार के रोग जन्म ले लेते। वात और कफ से जो रोग होते हैं, कफ से क्यों? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है और छाती का ग्रह वहाँ बैठ करके चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु से पीड़ित है, इसलिए चेस्ट प्रॉब्लम दे देगा। कफ का मतलब है, कफ एक ऊर्जा है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार पूरा शरीर, पूरी क्रियाएं 3 ऊर्जाओं से नियंत्रित होती हैं, वात पित्त कफ। कफ वो नहीं होता जिसे बलगम में थूकते हैं लोग बाग। कफ एक ऊर्जा है, जिससे अनेक चीज़ें नियंत्रित होती हैं। मन की शांति, शरीर में ठंडक, रक्त का परिवहन, शांति रूप में परिवहन, गर्म रूप में परिवहन मंगल द्वारा होता है। शांत रूप में जब व्यक्ति ठंडा होता है, आराम से चारपाई पर आराम करता है, उस समय रक्त प्रवाह चंद्रमा से प्रभावित होता है। कफ के द्वारा चाल बनती है। वैसे हमारे सारे शरीर में ऊर्जा का वितरण वात द्वारा होता है। ये बहुत गहरी बातें हैं जो आयुर्वेद पर चली जाती हैं, हम यहाँ सामान्य विवरण ही ले सकते हैं। इसलिए यहाँ बृहस्पति अपनी राशि को देख करके आयु को बचाएगा। राहु वहाँ रोग देना चाहेगा, क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में मध्यम मार्गी हो जाएगा, अर्थात रोगों की स्थिति रहेगी, आयु बच जाएगी। आयु का स्वामी स्वभाव को अपने भाव को देख रहा है, अपनी राशि को देख रहा है। अब आता है ये राहु अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ द्वादश भाव को देखेगा, पितृ ऋण उत्पन्न करेगा। ये भाव यदि यहाँ पर राहु बैठा हुआ हो और सामने देखे तो पितृ ऋण का प्रतिशत तो कम होता है, क्योंकि 12वां भाव जब भी पीड़ित हो जाएगा किसी न किसी पूर्वज का ऋण तो बन जाता है। वैसे पितृ ऋण बनता तब है ये भाव पीड़ित हों और ये भाव पीड़ित हों, तब पितृ ऋण बना करता है। परंतु यदि ये भाव किसी पापी से पीड़ित हो जाए तो किसी का पितृ का कुछ देना लेना तो बचता है, दे लेना चाहिए। किसी पितृ का या पूर्वज का यदि कोई ऋण हो उसे उतार देना चाहिए। किसी पड़ोसी का भी ऋण हो सकता है, किसी सब्जी वाले का, वेंडर का भी ऋण हो सकता है। आपने उधार सामान लिया हो और कल आपका शरीर पूरा हो जाए और वो वेंडर कल वापस ना आए, दोबारा फेरी पर ना आए, या सब्जी वाला दोबारा फेरी पर ना आए, उसके कुछ पैसे रह गए हों, वो आप ऊपर चले जाएं, तो अगले जन्म में वो ऋण आपके साथ जाएगा। ऐसी स्थिति हुआ करती है जब राहु या 12वें भाव को देखे। अतः अनजान ऋण को उतारने के लिए कभी भी मंदिर में ये सोच करके कुछ दान अवश्य करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझ पर किसी का यदि पूर्व में कोई ऋण है, मैं उसको चुकाता हूँ, आप इसको वहाँ भेजें, क्योंकि आप ही हमारे स्वामी हैं, आपने ही हमें यहाँ भेजा। यही राहु जब अपनी 9वीं दृष्टि से
देखिए सप्तम तो देख ही रहा है, सप्तम का वर्णन तो हमने कर ही दिया है। अपनी नवम दृष्टि से ये यहाँ सुखों के भाव को देखता है, और यहीं अपनी तीसरी दृष्टि से शनि भी देखता है। माता की रक्षा करे प्रभु, यदि माता जिंदी है तो उसे पूजा के मार्ग में लगाएं। स्वयं माता से कहें कि माता आप आराम से सुख प्राप्ति के लिए ब्रह्म पूजा करें, दान करें, मंदिर जाया करें, पूर्वजों का सहारा लें, अन्यथा माता बहुत दिक्कतें पाती है। वाहन का भाव भी है, एक्सीडेंट होगा। ऐसा भी एक्सीडेंट हो सकता है कि चारपाई पे बैठा दे दीर्घ काल तक। इस प्रकार के फल यहाँ बनते हैं। जितने फल वर्णित हो सके मैंने किए, जितने उपाय यहाँ संभव हो सके बताए। राहु का उपाय करें, सुख के भाव सूर्य के मंत्र जाप करें, बुद्ध का पन्ना नग पहने अभिमंत्रित करा करके, चंद्रमा को बल देने के लिए पूर्णमासी की रात्रि को खीर बनाएं, उसे चंद्रमा की रोशनी में रख करके सुबह खाएं। बृहस्पति चूँकि मारक है, इसके जाप नहीं किए जा सकते। जाप करेंगे तो अष्टम भाव बली होगा, रोग बढ़ जाएंगे। बृहस्पति के दान करें। शनि यहाँ बहुत उत्तम स्थिति में दो बढ़िया भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा है, नीलम नग भी धारण कर सकते हैं। वह बात अलग है कि मारक भाव में है, मारक की दृष्टि में है, लेकिन ये यदि इसका नग पहना जाएगा तो ये कर्म का भाव और भाग्य का भाव वृद्धि पाएंगे। शनि के मंत्र जाप बहुत करें, जितने कर सके उतने करें, और नीलम मंत्र धारण करें तो शनि की वृहद पूजा करा कर करें, फलित होगा। इस प्रकार से आज का पाठ पूर्ण हुआ। आशा है आपको भाया होगा। न भाया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट दें, मैं आपका आभारी रहूँगा। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले पाठ निरंतर मिलते रहें। प्रणाम।